हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और तो यहाँ पर देखिएगा फिर क्या है कि चैप्टर नंबर 3 है आपका धातु और अधातु, यानी मेटल एंड नॉन मेटल। तो चैप्टर नंबर जो आपका 3 है वो है धातु और अधातु, यानी मेटल एंड नॉन मेटल। इसके पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट पूरी तरीके से एंड करवा दिया था। उस चैप्टर में एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस दिए गए थे उनको भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिया था, है ना। अब देखिए क्या है कि मेटल एंड नॉन मेटल यानी धातु और अधातु, चैप्टर नंबर 3 है। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, तो ध्यान से इसको भी समझना है। तो देखिए सबसे पहले आपको शब्द मिलता है तत्व, यानी एलिमेंट। अब ये तत्व क्या होता है, क्यों आवश्यकता पड़ी धातु और अधातु की, है ना। कैसे इसका क्लासिफिकेशन आया धातु और अधातु, है कि नहीं। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये एलिमेंट क्या होता है, तत्व क्या होता है। आपको तत्व की दोनों परिभाषाएं बताता हूं। देखिए जहां पर क्या होता है कि जब एक जैसे अणु या परमाणु, परिभाषा ध्यान सुनिएगा, कि जब एक जैसे अणु या परमाणु आपस में मिल करके, है ना, जब एक जैसे अणु या परमाणु आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं, है ना। आपने आवर्त सारणी देखा होगा, पीरियोडिक टेबल, है ना, किताब में बनी हुई होती है सारणी, मेंडलीव की सारणी या कोई भी सारणी हो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सब लिखे हुए होते हैं, है कि नहीं। तो उस सारणी में आपने देखा होगा जितने भी हमारे लिखे हुए उसमें है तत्व, वो सभी सभी क्या है, आपके एलिमेंट हैं, तत्व हैं, है कि नहीं। उसमें जितने भी एलिमेंट वहां पर लिखे वो सब आपके क्या है, तत्व हैं, है ना। तो उन्हीं तत्वों के विषय में आज हमें जानकारी लेना है। तो देखिए क्या है कि तत्वों की कुल संख्या कितनी है, 118 है, यानी तत्वों की कुल संख्या से पूछा जाए कितनी है, 118 है। अब उसके बाद देखिए तत्वों की संख्या 118 है ना। तो इसका वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो तत्व जब बहुत सारे थे, 118 तत्व थे, है कि नहीं। तो जब 118 तत्व हैं, है कि नहीं, तो इनका देखिए किसी चीज का जो वर्गीकरण है वो क्यों किया जाता है। जैसे मान लिया अपने देश में कितने 28 राज्य हैं, है कि नहीं। तो उन अपने देश के राज्यों को अलग अलग नामों से अलग अलग भागों में क्यों डिवाइड किया गया है, क्योंकि किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में आसानी से शासन व्यवस्था को चलाया जा सके, है ना। वहां पर हर एक कार्य प्रणाली को बिल्कुल सुचारू रूप से चलाया जा सके, है ना। इसीलिए क्या किया जाता है कि उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, उनको विभाजित किया गया है अलग अलग, है ना, कि वहां पर सारी सुविधाएं आसानी से पहुंचाई जा सके, है कि नहीं, और उस पर आसानी से नियंत्रण रखा जा सके, है ना। तो यहाँ पर भी तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया, तत्वों का वर्गीकरण भी इसीलिए किया गया ताकि तत्व 118 जो थे उनका अध्ययन करने के लिए, उन सभी की जानकारी, है ना, कि हमें क्या है दिमाग भी कम लगाना पड़े और जानकारी भी हमें अच्छे से और बिल्कुल सरलता पूर्वक जानकारी उनकी हो सके, है ना, सभी के विषय में हम आसानी से पढ़ सकें, स्टडी कर सकें, इसलिए तत्वों का क्लासिफिकेशन कर दिया गया था, है कि नहीं। तो वहीं से आपका चैप्टर निकल कर आया धातु और अधातु, है ना, क्योंकि आवर्त सारणी में जो तत्व हैं उन तत्वों में अधिकतर संख्या किसकी है, धातु की है और अधातु की है ना। सबसे ज्यादा जो संख्या है वो तो आपकी धातुओं की संख्या है, उसके बाद अधातुओं की है, उसके बाद कुछ बची हो गई धातुएं तो वो उपधातुएं कहलाती हैं, यानी जो बचे हुए तत्व हैं उनका नाम उपधातुएं दे दिया गया है ना। तो देखिए यहाँ पर 118 तत्वों का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया। तो देखिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन दो प्रकार से है। एक साइड में देखिएगा, इस साइड में लिखा हुआ है कि जो तत्व हैं, है ना, ये आपके एलिमेंट यानी तत्व 118 तत्व जो हैं, इसमें से कितने प्राकृतिक तत्व हैं और कितने मानव निर्मित हैं, कौन मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं और कौन प्रकृति से प्राप्त हुए हैं। भाई प्रकृति में क्या है, प्रकृति में हमें तत्व प्राप्त हुए हैं, है ना, वैज्ञानिकों ने तत्वों को पृथ्वी के अंदर से खोजा है, प्रकृति से खोजा है तत्वों को। तो कुछ तत्व होते हैं जो प्रकृति में पाए गए हैं या पाए जाते हैं, और कुछ तत्व हैं जिनका निर्माण मनुष्य ने किया है, कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं, तो उनको कहते हैं मानव निर्मित। तो यहाँ पर देखिएगा प्राकृतिक तत्वों की संख्या कितनी है, तो 92 है, यानी 92 तत्व आपको प्रकृति से मिले हुए हैं, नेचर से, है कि नहीं। उसके बाद देखिए 2 नंबर पर आपका लिखा कि मानव निर्मित, तो कितने तत्व आपके मानव निर्मित हैं, तो देखिए 26 तत्व, यानी 26 तत्वों का निर्माण मनुष्य ने किया है, ये कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है ना, इनको मनुष्य द्वारा प्रयोगशाला में बनाया गया है
है कि नहीं। तो इस प्रकार से पहला क्लासिफिकेशन तो आपका यही कहता है कि 118 तत्वों में कितने प्राकृतिक कितने मानव निर्मित, आपसे ये पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा कि 92 कौन है आपके प्राकृतिक हैं और 26 आपके कौन से हैं मानव निर्मित हैं, ये याद रखिएगा, है ना। उसके बाद देखिए एक क्लासिफिकेशन और किया गया है इनका धातु अधातु और उपधातु में। अब ये क्या है, ये आपके चैप्टर बना दिया गया धातु अधातु को लेकर के, है कि नहीं। क्योंकि उपधातुओं की संख्या कम है इसलिए उपधातुओं का नाम नहीं जोड़ा गया, बल्कि क्लासिफिकेशन तो है उपधातुओं का, है कि नहीं। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो धातु धातु दोनों के गुण दिखाएंगी, उन्हीं का नाम उपधातु हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए तो यहां पर 92 और 26 कितने हो गए, 92 और 26 यानी ये 92 और 26 आपका मिलकर के कितने हो गए 118। तो 118 का एक क्लासिफिकेशन ये हो गया। उधर देखिए धातु एक और क्लासिफिकेशन दिया गया, धातु कितनी है 93, यानी 118 तत्वों में धातु कितनी है मेटल आपसे पूछ लिया जाए तो कितनी है 93। अधातु यानी नॉन मेटल कितनी है, तो इनको याद रखना ये 18 है। उपधातु है ना, इनको कहते हैं मेटालॉइड्स, है ना। तो उपधातु कितनी है, तो ये 7 होती हैं। तो इन सभी को जब आप जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 118, है ना। तो 118 तत्वों का क्लासिफिकेशन इस प्रकार से है, ये किया गया है, और 118 तत्वों का क्लासिफिकेशन इस प्रकार से किया गया है ना। अब यहीं से क्या है कि आपका जो चैप्टर है वो चालू होगा धातु और अधातु जो आपको दिया गया है, यानी इधर वाला क्लासिफिकेशन हमें डिटेल में स्टडी करना है, पूरी जानकारी इसके विषय में हमें लेनी है इस चैप्टर में, है कि नहीं। तो यहां पर ये बस ध्यान रखिएगा कि धातु अधातु उपधातु, धातुओं की संख्या कितनी 93, उपधातुओं अधातुओं की संख्या कितनी 18 और उपधातुओं की संख्या कितनी है 7 है ना। यहां पर क्या है कि जो अभी धातुएं आएंगी तो उसका सबका डिस्कशन बारी बारी से किया जाएगा, पहले धातुओं के विषय में, फिर अधातुओं के विषय में, फिर उपधातुओं के विषय में, है ना। तो इस प्रकार से ये तो एक जनरल बात हो गई छोटी सी जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए थी, है कि नहीं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपसे एक एक करके सभी का बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन करता हूं। तो चलिए अब डिस्कशन करते हैं कि जो हमारा पहला पॉइंट है वो है धातु यानी मेटल, है ना। तो ये मेटल्स आपकी क्या होती हैं, धातुएं क्या होती हैं, है ना। तो देखिए यहां पर सामने आपके लिखा क्या हुआ है, बिल्कुल सरल से डिफिनेशन है, आसान से डिफिनेशन है, इसको मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए क्या लिखा है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं तथा विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं, कॉमा लगाइए, धातु कहलाते हैं। मैंने बताया पहले ही आपको कि तत्वों का क्लासिफिकेशन दो प्रकार से किया गया, एक तो प्राकृतिक और मानव निर्मित में, है ना। ये तो मोटा मोटा पॉइंट ये होगा कि प्राकृतिक कितने मानव निर्मित कितने हैं। उसके बाद एक क्लासिफिकेशन ये किया गया कि धातु अधातु और उपधातु में, है ना। तत्वों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए इनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर, है ना, इनको 3 भागों में फिर से डिवाइड किया गया, धातु अधातु और उपधातु में। तो उसमें से हमें पहले डिस्कशन करना है धातुओं के विषय में। तो इतनी बात तो आपने जान लिया कि जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करेंगे, धनायन का निर्माण करते हैं, है ना। देखिए यही लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं तथा विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं, है ना। अब एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से हैं। तो देखिए जैसे यहां पर एक एग्जांपल है, जैसे आपका सोडियम है Na, है ना। देखिए सोडियम है, सोडियम की टेंडेंसी होती एक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की, है ना, एक प्लस निकालने की। तो देखिए सोडियम क्या है, इसकी कितनी क्षमता होती एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की, तो ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग करेगा तो इसने एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, त्याग कर दिया, यानी एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। तो जो तत्व जितने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है ना, उसके ऊपर उतना ही प्लस का चार्ज लगता है। ये पॉइंट आप दिमाग में बैठा लीजिए, है ना। जो तत्व जितने इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उसके ऊपर उतना ही प्लस का चार्ज आता है, जो तत्व जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसके ऊपर उतना ही माइनस आता है। तो वो तो अधातु होगी, उसके विषय में जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक। चलिए तो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने त्याग किया तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, Na+ लग जाएगा, है ना। तो देखिए इलेक्ट्रॉन त्याग करके इसने धनायन का निर्माण कर लिया। देखिए सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो Na+ बन गया, यानी सोडियम का धनायन बन गया। यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया,
है ना। इसकी जगह पर दूसरा और कोई ले सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम आप ले लीजिए। मैग्नीशियम की जो टेंडेंसी होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करने की होती है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो इसके ऊपर 2 प्लस का चार्ज लगेगा, है कि नहीं। चलिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया इसने, तो इसके ऊपर क्या होगा, 2 प्लस लग जाएगा, है ना। इसलिए कहा जाता है, देखिए इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद क्या है, धातुएं धनायन का निर्माण कर रही हैं, इसलिए कहा जाता है कि धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन का निर्माण करती हैं, है कि नहीं। और धातुओं में इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण, देखिए धातुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन त्याग करने की कैपेसिटी होती है, तो इनमें क्या होते हैं, जब इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो ये विद्युत का संचालन करने लगती हैं, इनमें विद्युत प्रवाहित होने लगती है कि नहीं। जब कभी भी ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगी या आयनिक अवस्था में होंगी, तब ये क्या करेंगी, विद्युत का चालन करेंगी, है कि नहीं। जैसे नमक है NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड जैसे है नमक, उसको पानी में घोल दीजिए, उसमें तार लगाइए, तो उसमें क्या है, विद्युत प्रवाहित हो जाएगी, लाइट, है ना, क्योंकि Na+Cl- बन जाएगा, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जहां डेवलप हो जाएंगे वहां पर आपकी विद्युत प्रवाहित हो जाएगी, है कि नहीं। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन, धातुएं क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन का निर्माण कर रही हैं, तथा विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं, है ना। ये भी पॉइंट समझ लीजिए, विद्युत ऊष्मा के सुचालक का मतलब क्या है। तो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे देखिए लोहा, आयरन Fe, है ना, Fe है लोहा। लोहा क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है ना, 2 भी त्याग कर सकता है, 3 भी त्याग कर सकता है, तो मैं 2 का एग्जांपल लेकर के आपको बता रहा हूं। तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो इसके ऊपर 2 प्लस आ जाएगा, है ना। तो देखिए अब लोहा क्या है, लोहा भी तो एक धातु है कि नहीं। अब लोहा देखिए ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता कि नहीं होता। आप एक बड़ी सी सरिया ले लीजिए, उसको एक साइड में गर्म करिए, आगे का सिरा, कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि जो गर्माहट है वो आपके हाथ तक पहुंच जाएगी, पूरी सरिया आपको गर्म लगने लगेगी, तो उसके अंदर क्या होता है, ऊष्मा का संचालन होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है कि नहीं। इसीलिए कहा गया कि धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं, है कि नहीं। तो धातुएं विद्युत ऊष्मा की क्या हो जाएंगी, सुचालक हो जाएंगी, यानी जो तत्व विद्युत ऊष्मा का सुचालक हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा, है कि नहीं। तो यहां पर आपको ये बता दिया जाता है। इसके अलावा देखिए विद्युत प्रवाहित करने का काम, तो जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम भी क्या है, आपका धातु है, तो एल्युमिनियम के तार वगैरह बनाए जाते हैं कि नहीं बनाए जाते हैं, है कि नहीं। तो वहां पर क्या है कि जो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम का प्रयोग तार वगैरह बनाने में, कापर है, कापर के तार बनाए जाते हैं, है कि नहीं। तो तार में क्या होती है, लाइट चलती कि नहीं चलती है, तो ये सब क्या है, धातुएं हैं। तो यहां पर आपको दिख रहा कि जो है धातुएं क्या है, विद्युत की सुचालक होती हैं, यानी उनमें से लाइट प्रवाहित होती है। तार वगैरह घर में देखते, खंभों में देखते हैं, लगे होते कि नहीं होते, तो वो धातुओं से ही तो बनाए जाते हैं, है कि नहीं। तो ये बात हो जाती है आपकी धातुओं के विषय में, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक छोटा सा पॉइंट और है उसका डिस्कशन आपसे कर लेता हूं। चलिए, तो अब देख लेते हैं कि धातुओं के भौतिक गुणों का डिस्कशन करना है, यानी धातुओं में और कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं जो देखने को मिलती हैं, है कि नहीं। चलिए इसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा हुआ है धातुओं के भौतिक गुण में, पहला पॉइंट, धातुओं के बाहरी कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी धातुओं के बाहरी कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जब 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो उतने ही इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगी, क्योंकि कोई भी धातु उसके बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, उतने ही इलेक्ट्रॉनों का वो त्याग करती है। बाहरी कोश को हम संयोजी कोश भी कह सकते हैं, है ना। तो उतने ही इलेक्ट्रॉनों का वो त्याग करेगी, यानी इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि धातुओं पर 1, 2 या 3 प्लस का चार्ज आता है या धनायन होता है ना भाई। जितने इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उतने ही उसके ऊपर क्या आता है, प्लस का चार्ज आएगा, तो ये भी कह सकते हैं। तो इनके बाहरी कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका अपवाद कौन है कि जिसके पास 1 या 2 इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन वो धातु नहीं है, कौन है, अपवाद है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन कभी भी इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है ना। ये ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन बहुत मुश्किल रेयर केस में ही इलेक्ट्रॉन का कभी त्याग करता है, वरना वो कभी त्याग नहीं करता, है ना। तो याद रखिएगा कि अपवाद आपका क्या है, हाइड्रोजन है, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है
है ना। इसके पास जो है क्या होता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है ना, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की टेंडेंसी नहीं रखता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, अधातु कहा गया है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो इसके जो एस कोष में विन्यास लिखेंगे तो 1s1 होगा, तो इसके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और एस में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी रखता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो होता है, लेकिन ये धातु नहीं है ना, ये अधातु है। ये अपवाद में याद रखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन तो है इसके पास, लेकिन ये धातु नहीं है, अधातु है। ठीक, चलिए नंबर 2 देखिएगा कि ये सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, यानी धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। और लोहा देख रहे हैं कितना ठोस होता है लोहा, तो लोहा तो देखा होगा, है कि नहीं। तो लोहा क्या होता है कि ये सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ये आपको याद रखना, जैसे एग्जांपल में लोहा ले सकते हैं, लोहा में देखा ही होगा कितना ठोस होता है कि नहीं। उसके बाद अपवाद क्या है, कौन सी ऐसी धातुएं हैं जो धातुएं तो हैं लेकिन वो ठोस नहीं है, जैसे मरकरी Hg, देखिए लिखा है Hg। अपवाद क्या है इसका, अपवाद है मरकरी यानी Hg और गैलियम। तो मरकरी जो आपका Hg है, मरकरी तो बिल्कुल द्रव होता है, कमरे के ताप पर भी मरकरी क्या होता है, द्रव। कभी कभी ये क्वेश्चन में पूछ लिया था, कौन सी एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है कमरे के ताप पर ही, तो वो है मरकरी। गैलियम भी होता है, लेकिन गैलियम मरकरी की तुलना में थोड़ा सा कम द्रव होता है, लेकिन होता है गैलियम भी, लेकिन मरकरी तो बिल्कुल लिक्विड होता है कि नहीं। इसका यूज थर्मामीटर में भरने में किया जाता है मरकरी का। ठीक, तो Hg और Go को याद रखेंगे कि ये धातु होते हुए भी द्रव हैं। यहाँ पर शब्द क्या लिखा कि सामान्यतः, सामान्यतः का मतलब होता है कि सारी नहीं, कुछ, है ना, कुछ होती सारी नहीं, इसलिए सामान्यतः, सामान्यतः या प्रायः शब्द जहां पर आपको लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब सारी नहीं, कुछ ही बात की जाती है वहां हमेशा, इसलिए यहाँ पर देखिए लिखा सामान्यतः है, इसीलिए तो इसका अपवाद है, देखिए मरकरी और गैलियम। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं नंबर 3, ये चमकदार होती हैं, यानी धातुएं क्या होती हैं आपकी, चमकदार होती हैं। लेकिन एक ऐसी खराब धातु है जो धातु है लेकिन चमकदार नहीं है, कौन, अपवाद है, ध्यान रखिएगा, वो है आपकी लेड यानी पीबी। यानी लेड एक ऐसी धातु है पीबी जो क्या होती है, जिसमें किसी प्रकार की कोई चमक नहीं होती है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये चमकदार होती हैं, तो इसमें यह भी लिख सकते कि ये सामान्यतः चमकदार होती हैं या ये चमकदार होती है, अपवाद में याद रखिएगा कि लेड। उसके बाद ये विद्युत व ऊष्मा की चालक होती हैं, तो धातु में विद्युत व ऊष्मा की चालक होती हैं। एकमात्र ऐसी धातु जो विद्युत और ऊष्मा की चालक नहीं होती कौन है, तो वो है आपकी लेड यानी पीबी, है ना, ये विद्युत की चालक नहीं होती है, ये भी प्रश्न आप याद रखिएगा। तो जो लेड है पीबी वो विद्युत का चालन नहीं करती, एक ऐसी धातु है। ठीक, उसके बाद देखिए धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, तो धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, सामान्यतः कठोर का मतलब सारी नहीं, कुछ कठोर होती हैं, है ना। अब इसके अपवाद क्या है कि जो कठोर नहीं होती हैं, है ना। तो देखिए क्या है, सोडियम इतनी मुलायम धातु होती है कि इसको चाकू से काट सकते हैं पनीर के जैसे, है कि नहीं। पोटेशियम ये भी बहुत मुलायम होती। बाकी आप मरकरी Hg देख रहे हैं, वो द्रव अवस्था में पाई जाती है कि नहीं। तो ये धातुएं आपकी क्या है, अपवाद में आती, कि ये धातुएं तो हैं लेकिन क्या है कि यहाँ पर ये कठोर नहीं होती हैं, तो ये अपवाद है, एक्सेप्शन में याद रखिएगा, है कि नहीं। तो धातुएं सामान्यतः क्या होती हैं, कठोर। अब देखिए चालकता की बात आई तो छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी धातु सबसे अधिक विद्युत की चालक होती है, तो चांदी है, याद रखिएगा, सिल्वर Ag, है ना। कौन सी ऐसी धातु है जो सबसे ज्यादा विद्युत की चालक होती है, तो वो है आपकी Ag यानी सिल्वर, चांदी। चांदी सबसे ज्यादा विद्युत की सुचालक धातु होती है या विद्युत का चालन करती है, ये याद रखना। ठीक, तो आप ये 5 पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगले पॉइंट का आपसे डिस्कशन करता हूं। तो चलिए देखते हैं उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर जो 6 है धातुओं की, वो क्या होती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि धातुओं के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है मेटल्स का वो हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है ना। उसमें आपको एक एग्जांपल में ये याद रखना कि जो आपका टंगस्टन होता है W, है ना, ये टंगस्टन है W, तो ये जो टंगस्टन है, इस टंगस्टन का गलनांक सबसे ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो टंगस्टन है उसका सबसे ज्यादा होता है, ये आपको याद रखना। पूरी आवर्त सारणी में जो आपके 118 तत्व दिए गए हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो गलनांक होता है वो किसका होता है,
टंगस्टन का। अब इस टंगस्टन को आपने कहां पर देखा है, तो आपने देखा होगा बल्ब को, है ना। तो बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो आपके टंगस्टन धातु का बना हुआ होता है ना। पतला सा तार होता है जो क्या होता है कि टंगस्टन का बना होता है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, आपको ये याद रखना है। तो प्रॉपर्टी नंबर हमारी 6 यही कहती है कि इनका गलनांक और क्वथनांक धातुओं का हाई होता है, क्योंकि इनकी बॉन्डिंग भी अच्छी होती है और इसीलिए इनका क्या है कि जो है गलनांक क्वथनांक ज्यादा होता है। उसके बाद 7 नंबर देखिए क्या कहता है कि धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। आघात वर्धनीय का मतलब क्या है, तो आघात वर्धनीय का मतलब ये है कि आघात करने पर वृद्धि हो जाना, है ना। यानी उनको क्या है कि पीटने पर उनमें वृद्धि हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। इसलिए यहां पर देखिए लिखा हुआ आघात। आघात का मतलब पीटना, और वर्धनी, देखिए वर्धनी का मतलब क्या होगा, वर्धनी का मतलब होता है बढ़ जाना, वृद्धि हो जाना। तो धातुओं को पीटने पर उनके आकार में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है ना। जैसे आप बाजार वगैरह में देखते हैं कि लोहार क्या करता है, लोहे को पीटता है ना। उससे पहले क्या करता है कि इसको हीट करता है, गर्म करता है, टेम्परेचर देता है। तो वो क्यों करता है, क्योंकि लोहे के कणों के बीच में बहुत ज्यादा आकर्षण बल होता है। उस आकर्षण बल को टेम्परेचर की सहायता से थोड़ा सा कम कर देता है। भाई जब टेम्परेचर किसी चीज को गर्म करेंगे तो अणुओं को ऊर्जा मिलती है, और अणु क्या करते हैं कि आसानी से मूव करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। तो वहां पर अणुओं के बीच आकर्षण बल थोड़ा सा कम हो जाता है ना। तो गर्म करने से फायदा ये हुआ कि अणुओं के बीच आकर्षण बल कम हो गया, और वहीं पर फिर क्या कि उसको पीटता है। तो पीटने के बाद क्या होता है कि लोहे के आकार में वृद्धि हो जाती है ना। तो उसका यही रीजन है। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है कुछ एग्जांपल्स आपके लिखे हुए, देखिए यहां पर एयू है ऑरेट यानी गोल्ड। तो सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु यानी जिसको सबसे ज्यादा पीट पीट करके बढ़ाया जा सकता है ना, वो कौन सी है, तो वो है आपकी गोल्ड है, सोना है। इसको डक्टाइल प्रॉपर्टी कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। आघात वर्धनीयता को डक्टिलिटी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो सबसे ज्यादा जो आघात वर्धनी पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा जो आघात वर्धनी धातु है वो कौन सी, गोल्ड है, सोना, एयू लिखा हुआ है। आपने रदरफोर्ड साहब का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, उसमें एक बहुत पतली झिल्ली लगाई थी उन्होंने, है ना। तो वो किसकी बनी हुई थी, स्वर्ण धातु की झिल्ली उन्होंने यूज की थी, क्योंकि स्वर्ण धातु ने सोने को इतना पीट करके पतला किया जा सकता जैसे एक पन्नी, कागज, है ना, उससे भी महीन इसको पीटा जा सकता है। तो वहां पर रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में भी इसको यूज किया गया था। तो याद ये रखिएगा कि जो आपकी सबसे ज्यादा आघात वर्धनी धातु होती है वो कौन सी होती है, गोल्ड यानी सोना। ठीक, उसके बाद नंबर किसका आता है, एल्युमिनियम आ जाएगा फिर, है ना, जिसके तार वगैरह बनाए जाते हैं, आपने देखा एल्युमिनियम। फिर उसके बाद क्या है, हाँ एक चीज और है कि जो एल्युमिनियम का पात्र वगैरह है ना, एल्युमिनियम का जो पात्र होता है, फॉयल आपको मिलती है जब आप बाजार से कोई बर्गर वगैरह या इस तरीके के सामान खरीद करके लाते हैं, तो आपको चमकीली पन्नी में दी जाती है कि नहीं, लपेट करके उसको दिया जाता है। तो वो जो पन्नी होती है, जो फॉयल होती है, वो किसकी होती है, एल्युमिनियम धातु की होती है ना, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा आप सिल्वर यानी चांदी, अब चांदी के क्या है कि जो बहुत महंगी मिठाइयां होती हैं उन मिठाइयों के ऊपर एक लेयर लगी होती है पन्नी की, है ना, तो वो क्या है, वो चांदी की लेयर होती है। तो आप देख सकते हैं कि इन धातुओं को पीट करके इनको कितना पतला बनाया जा सकता है, मतलब कितनी हल्की पन्नी होती है जो मिठाइयों के ऊपर चढ़ाई जाती है कि नहीं। तो वो क्या है, आपकी चांदी की पन्नी होती है, सिल्वर की, ए जी, है ना। उसके बाद आपका क्या है कि कापर है। कापर भी तार वगैरह बनाने में इसका यूज होता है। तो कापर को भी पीट करके क्या है, इसका भी आकार को परिवर्तित किया जा सकता है, बढ़ाया जाता है। कापर के बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, तांबे के बर्तन पहले होते थे, है कि नहीं। तो ये 4 धातुएं हैं आपके क्या है, आघात वर्धनी है। लेकिन याद ये रखना है कि सबसे ज्यादा जो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है, आघात वर्धनी होती है, वो किसके अंदर होती है, गोल्ड के अंदर होती है, सोने के अंदर होती है ना, ये याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर आपका 8 क्या कहता है कि ये ठोस तथा द्रव के रूप में पाई जाती हैं, यानी धातुएं आपकी ठोस और द्रव के रूप में पाई जाती हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब देखिए धातुएं जो आपकी हैं वो ठोस और द्रव के ही रूप में पाई जाती हैं। गैस के रूप में अभी तक तो कोई धातु नहीं पाई गई है, कभी पाई जाएगी तो वो भी आ जाएगा आपकी सारणी में, है कि नहीं। या इसके विषय में अभी तक कोई नहीं बताया गया कि कोई धातु भी आपके गैस के रूप में पाई जाए, है ना। अधिकतर आपकी अधातुएं ही हैं जो गैस के रूप में पाई जा रही हैं, है ना। अधातुएं आपकी ठोस द्रव गैस सभी रूप में पाई जाएंगी, है ना। तो जब उसका डिस्कशन करेंगे तो उसके विषय में आपको बताऊंगा। लेकिन धातुओं के विषय में आपको याद रखना है कि धातुएं ठोस तथा द्रव के रूप में। अब एक प्रश्न आप लोगों से है कि द्रव के रूप में कौन सी ऐसी धातु है जो पाई जाती है, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कमेंट करके, ठीक। तो ठोस तथा द्रव के रूप में धातुएं पाई जाती है, आपको यह याद रखना है। उसके बाद देखिए क्या कहता है कि इनके ऑक्साइड
क्षारीय होते हैं। यानी धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं, बेसिक होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। ये क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, है ना, जैसे मैं एग्जांपल आपको बता देता हूं। जैसे देखिए आपका क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी एक धातु ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसकी वाटर से रिएक्शन करवाइए, जल से, है ना, अगर इसकी वाटर से आप रिएक्शन करवा देंगे तो ये बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का वोल्टेज। तो इसके अंदर आपको क्या मिल गया? देखिए यहां पर क्या मिला, ये क्षार मिल गया है ना। तो धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? प्रकृति में क्षारीय होते हैं। ये जल के साथ रिएक्शन करने के बाद किसका निर्माण करते हैं? क्षार का निर्माण करते हैं, है ना। तो आपको ये याद रखना। इस तरीके से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, है ना। सोडियम ऑक्साइड ले सकते हैं, पोटेशियम ऑक्साइड ले सकते हैं, बेरियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर से रिएक्शन करवा दीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो धातुओं के जितने भी जो ऑक्साइड होते हैं, यानी धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, है ना, उनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? क्षारीय होती है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं, तो 4 ऑप्शन दिए थे, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको वहां पर टिक लगाना होता है ना। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि जो धातुओं के ऑक्साइड हैं वो प्रकृति में कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। कहां होते? तो मैंने एक एग्जांपल भी आपको दिखा दिया कि ये इनके ऑक्साइड वाटर से जब रिएक्शन करेंगे तो क्षार का निर्माण करते हैं। तो मुझे पता चल गया कि इसका ऑक्साइड जल के साथ रिएक्शन करके क्षार का निर्माण करता है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।